हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स के बारे में। इसका जानना ज़रूरी है क्योंकि अगर ये नहीं आएगा तो हम जनरल एंट्री नहीं कर पाएंगे और जनरल एंट्री सीखने के लिए हमें अकाउंट्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। जनरल एंट्री क्या है? अकाउंट्स का बेसिक्स होता है, यानी कि ABCD होता है। अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हो तो आपको ABCD आनी चाहिए। अब उसी तरीके से अगर आप अकाउंट सीखना चाहते हो तो आपको जनरल एंट्री आनी चाहिए। और जनरल एंट्री आने के लिए भी आपको अकाउंट्स कितने टाइप के होते हैं, क्या क्या होते हैं, वो सब पता होना चाहिए। तो बिना देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आज हम करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। ये आज का हमारा टॉपिक है। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है बच्चों वर्गीकरण, मतलब किसी चीज़ को डिवाइड करना, बांट देना। ठीक है, कॉमर्स में, अकाउंटिंग सब्जेक्ट में जितने भी अकाउंट्स होते हैं उनको बांटा गया है अलग अलग। जो नेचर होता है उसको उसी नेचर वाले अकाउंट में डाला जाता है। हम लोग बैंक जाते हैं पैसा जमा कराने के लिए, अगर फर्स्ट टाइम जा रहे हैं तो बैंक वाले आपका अकाउंट ओपन कर देंगे और उसी में फिर बार बार ट्रांजेक्शन्स होती रहेंगी। अब हर बार आप जाओगे पैसा जमा कराने, हर बार आपका न्यू अकाउंट नहीं खोला जाता, उसी अकाउंट में आपकी बार बार ट्रांजेक्शन्स होती रहती हैं। अकाउंट्स मतलब मैं समझाती हूँ, जैसे कि एक नेचर की सारी एंट्रीज रिकॉर्ड कर ली जाती हैं और उनका हेड बना दिया जाता है और उसको अकाउंट्स बोला जाता है। अभी समझेंगे धीरे धीरे उसको। पहले कर लेते हैं अकाउंट्स। ठीक है, अभी इसके भी दो टाइप होते हैं। एक होता है पर्सनल अकाउंट, एक होता है इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल से आपको समझ में आ रहा होगा व्यक्तिगत अकाउंट, यानी कि कोई पर्सन से रिलेटेड है, और इम्पर्सनल से समझ आ रहा होगा कि व्यक्तिगत अकाउंट नहीं है, इसमें कुछ और चीज़ें आने वाली हैं। ठीक है, पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं, पर्सनल अकाउंट के बारे में। पर्सनल अकाउंट के भी जो है हमारे 3 पार्ट होते हैं। पर्सनल अकाउंट के भी हमारे 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट होता है हमारा नेचुरल पर्सनल अकाउंट, नेचुरल पर्सनल अकाउंट। सेकंड होता है हमारा आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। थर्ड होता है हमारा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ठीक है, पर्सनल अकाउंट के 3 पार्ट होते हैं, नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव। नेचुरल अकाउंट में आता है, नेचुरल से आपको समझ में आ रहा होगा प्राकृतिक, यानी कि हम इंसान जो होते हैं वो नेचुरली होते हैं पर्सन। तो हमारा जो जितना भी एक इंडिविजुअल का पर्सन का नाम आएगा, जैसे रमेश है, सुरेश है, सोहन है, मोहन है, एट्सेट्रा, इन सारे लोगों के नाम जो होते हैं किसी एक इंडिविजुअल पर्सन का नाम, वो आता है नेचुरल पर्सनल अकाउंट में। ये होता है जैसे रमेश अकाउंट, सोहन अकाउंट, सुरेश अकाउंट, एट्सेट्रा। रमेश, सोहन, सुरेश, इन सभी लोगों से हमने कहीं ना कहीं परचेज या सेल्स करी होगी इनके साथ, तभी इन पर्सन्स का हमारे बिजनेस ट्रांजैक्शन में नाम आ रहा है और इन लोगों को पर्सनल अकाउंट में डाला जाएगा। उसके भी नेचर पर्सनल में आता है। क्लियर? आर्टिफिशियल पर्सन में बिजनेस या फर्म का नाम आता है, जो बिजनेस चल रहा है उस फर्म का नाम आता है, चाहे हम उस बिजनेस को प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं या उस बिज़नेस से प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं, उसका यहाँ पे नाम आएगा। हम जानते हैं कि कॉमर्स के लैंग्वेज में जो है बिज़नेस को या किसी कंपनी को जो है आर्टिफिशियल पर्सन ही माना जाता है। उसको एक जैसे इंसान को हम ट्रीट करते हैं उसी तरीके से उसे भी ट्रीट किया जाता है। वो एग्जिस्ट नहीं करता है लेकिन फिर भी उसको ह्यूमन की तरह ट्रीट करना पड़ता है। तो इसमें किसी भी फर्म का नाम आ जाए, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए गोयल ट्रेडर्स हो गया, बी फार्मा, और एक आपका हो जाएगा XYZ लिमिटेड। कुछ भी एग्जाम्पल के लिए मान लो, जो भी आपके कंपनी का नेम होगा या बिजनेस का नाम होगा वो आएगा यहाँ पे। और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में आपका आ जाता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, एडवांस इनकम, आउटस्टैंडिंग इनकम। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब होता है जो खर्चे आपको करने थे लेकिन आपने करे नहीं। एग्जाम्पल के लिए आपके ऑफिस के बिजली का बिल ड्यू हुआ 20 अक्टूबर को, लेकिन आपने उसको पे नहीं करा और आज 21 अक्टूबर हो चुके हैं, तो वो आपका जो एक्सपेंस है वो आउटस्टैंडिंग में कन्वर्ट हो चुका है। क्लियर?
प्रीपेड मतलब बिल जो 20 तारीख को ड्यू हुआ है उसकी पेमेंट आपने 15 अक्टूबर को ही कर दिया, तो वो आपका क्या हो जाएगा, प्रीपेड एक्सपेंस हो जाएगा। एडवांस इनकम होता है, एडवांस इनकम में जैसे कोई चीज़ आपने करी, कोई सर्विस आपने प्रोवाइड नहीं करी है लेकिन आपको उसका पेमेंट मिल गया, आपने कोई प्रोडक्ट किसी को दिया नहीं है लेकिन सामने वाला बंदा आपको पेमेंट करके चला गया है। समझाने के लिए मैं बता दूं, मान लीजिए मैंने किसी बच्चे को क्लास फीस दी भी नहीं है अभी और फिर भी वो मुझे 3 महीने की पेमेंट एडवांस दे के चला गया, तो वो मेरे लिए एडवांस होगा क्योंकि मैंने अभी तक उस सर्विस प्रोवाइड नहीं करी है। आउटस्टैंडिंग इनकम होता है जिस पैसे पे आपका अधिकार है बट वो आपको अभी तक रिसीव नहीं हुआ है। जैसे कि मैंने किसी बच्चे को 2 महीने तक कंटिन्यू पढ़ाया बट उसने मुझे पैसे अभी तक नहीं दिए, मेरी फ़ीस नहीं दी है, तो वो उस पैसे पे मेरा अधिकार बन चुका है लेकिन वो अभी दे नहीं पा रहा है कुछ फाइनेंशियल इशू की वजह से, तो वो क्या है, मेरी आउटस्टैंडिंग इनकम हो गई है। एक और एग्जांपल मैं देती हूँ, एक कोई पर्सन मान लीजिए वो किसी शॉप पे काम करने के लिए गया हुआ है, वहाँ जो शॉप का ओनर है उसने उस लड़के को 100 रुपये पर डे पे काम पे रख लिया, महीने का उसका 3000 होता है, उसने 10 दिन काम करा। अब वो अगर 10 दिन बाद उसका जो इनकम बनती है वो कितनी होगी, 100 रुपये के हिसाब से 10 दिन का पैसा हो गया 1000 रुपये, तो 1000 रुपये उसका इनकम बन गई है लेकिन वो आउटस्टैंडिंग है क्योंकि वो अभी तक उसको मिली नहीं है। अगर वो चाहे भी ना मालिक से मांगना तो भी वो उसको नहीं देगा क्योंकि वो लेके जा सकता है और फिर नेक्स्ट इतनी जल्दी लोगों को काम करने वाले लड़के नहीं मिलते हैं, तो वो उसको इतनी जल्दी पैसा नहीं देगा। वो पैसा तभी देगा जब उसकी ड्यू डेट आएगी, यानी कि 30 तारीख आएगी, 30 तारीख के बाद ही वो उसका पैसा देगा। हालांकि जो ओनर है उसका एक्सपेंस क्रिएट हो रहा है कि हाँ मुझे खर्चा करना है, लेकिन अभी नहीं करेगा, जब उसकी ड्यू डेट आएगी वो तभी करेगा। उस पर्सन के वो जो 10 दिन के पैसे 1000 रुपये हैं उस पर उसका अधिकार है, वो उसके पैसे हैं, उसको मिलेंगे, फ्यूचर में मिलेंगे, लेकिन अभी तक मिले नहीं है, तो वो उसकी आउटस्टैंडिंग इनकम होगी, यानी कि बकाया इनकम। क्लियर है टॉपिक? ओके। इम्पर्सनल अकाउंट, इम्पर्सनल अकाउंट में भी हमारी 2 चीज़ें आती हैं। पहले तो होती है हमारी रियल अकाउंट, पहला पॉइंट होता है हमारा रियल अकाउंट, सेकंड होता है हमारा नॉमिनल अकाउंट। क्लियर है? अब रियल अकाउंट में क्या होता है, हमारी जितनी असेट्स आती हैं, जितनी भी हमारी असेट होगी वो आएगी, ऑल असेट। क्लियर है? अब असेट में भी क्या होता है, 2 तरीके की असेट होती है हमारे पास, एक होती है टेंजेबल और एक होती है इनटेंजेबल। ठीक है, रियल अकाउंट में हमारी सारी असेट्स आती है, टेंजेबल और इनटेंजेबल असेट। टेंजेबल असेट वो होती है जो जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, उसको मॉनेटरी टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए बिल्डिंग अकाउंट, जैसे आपकी बिल्डिंग है उसे आप देख भी सकते हो, छू भी सकते हो, आपकी मशीनरी है, आपका फर्नीचर है। क्लियर? इनटेंजेबल असेट में आपका आता है गुडविल आती है, गुडविल आपकी असेट होती है, उसको आप मॉनेटरी टर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। आपको पता होगा कि गुडविल से आप पैसा कमाते हो, फ़ायदा होता है आपको, लेकिन आप उसको देख नहीं सकते हो। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको गुडविल का मतलब पता होगा, इसी के हिसाब से मैं आगे बढ़ रही हूँ। क्लियर? अभी नेक्स्ट होता है आपका ट्रेडमार्क, ये भी आपकी असेट ही होती है लेकिन आप इसको देख नहीं सकते, ये सिर्फ एक अधिकार है जो आपको मिला हुआ है। थर्ड हो गया आपका पेटेंट अकाउंट, ये सारी चीज़ें इंटेंजिबल में आती है जिन्हें आप देख नहीं सकते हो लेकिन वो आपके असेट हैं और मॉनेटरी टर्म में कन्वर्ट की जा सकती हैं। क्लियर? नॉमिनल अकाउंट में क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट भी 2 पार्ट में डिवाइड होता है। फर्स्ट होता है इसका एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, लॉस, और सेकंड होता है इनकम एंड गेन्स। एक्सपेंस एंड लॉस में आपका आ जाता है सैलरी है, वेजेस पे कर रहे हो आप, सैलरी अकाउंट, वेजेस आ जाते हैं आपके, लॉस बाय फायर हो गया, लॉस बाय थेफ्ट हो गया, लॉस बाय स्टोलन, ऐसा भी होता है। क्लियर? आपका एक्सपेंस एंड लॉस में सैलरी हो गया, वेजेस हो गया, लॉस बाय फायर है, रेंट हो जाता है आपका, ये सारी चीज़ें आती हैं। जितने भी आपके खर्चे हो रहे हैं वो आपका नॉमिनल अकाउंट में आते हैं। अभी यहाँ पे ना एक्सपेंस एंड लॉस में भी एक छोटा सा डिफरेंस है, मैं आपको बता दूँ। एक्सपेंस क्या होते हैं, जो आपको पता होता है कि हाँ ये करने ही करने हैं, जैसे कि सैलरी है। अभी कोई एम्प्लॉय आपके पास काम करता है तो आपको पता है कि आपको उसको हर महीने जितना भी आपने फिक्स किया हुआ है उतना पैसा आपको देना ही देना है। वेजेस पे करने होते हैं क्योंकि सामने वाला पर्सन भी आपके लिए काम कर रहा है, तो उसके बदले में आप उसको पैसे दे रहे हो। और लॉस क्या होता है, जो कभी कभी सडनली अकर हो जाता है, किसी एक्सीडेंट के कारण, किसी दुर्घटना के कारण, जैसे आग लग जाती है गोडाउन में तो बहुत सारा सामान जल जाता है, फर्नीचर जल जाता है, तो उससे जो नुकसान होता है वो आपका लॉस हो जाता है। वो कभी कभी होता है, वो उसका हमें पता भी नहीं होता। रेंट है, रेंट आपको पता ही कि आप यहाँ काम कर रहे हो, रह रहे, ऑफिस चला रहे हो, तो आपको रेंट तो पे करना ही पड़ेगा। ऐसे ही इनकम एंड गेन्स भी होता है, जैसे कि आपको डिस्काउंट रिसीव हुआ है, मैं उम्मीद करती हूँ दिख रहा होगा आपको, डिस्काउंट रिसीव हुआ है तो वो आपका
इनकम एंड गेंस में आएगा, आपको इंटरेस्ट मिला है, आपने कोई एफडी करा रखी थी, उस पर आपको सालाना जो भी इंटरेस्ट था वो मिल गया, ठीक है। आपका जो है सेल्स हुई है। यहाँ पे इनकम एंड गेंस में भी छोटा सा डिफरेंस है। इनकम जैसे कि आप मान लो आपको पता है कि आप साल में मतलब कि आपको पता है कि आप मंथली जो है 90,000 की सेल्स आपकी एवरेज निकल जाती है, 2-4 हज़ार ऊपर नीचे होता है, उसमें आपका 30,000 आपकी कॉस्टिंग होती है, 60,000 आपका जो है प्रॉफिट रहता है हर महीने। अभी मान लीजिए कोई सीज़न चल रहा है दिवाली का या फेस्टिव सीज़न चल रहा है, उस सीज़न में आपके प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ गई है, तो उस दौरान आपकी सेल्स जो है 90,000 की जगह हो सकता है 1.5 लाख की हो जाए, 2 लाख की हो जाए, तो उसमें उस केस में आपका प्रॉफिट भी ज़्यादा होता है, आपकी कैपिटल बढ़ जाती है, वो आपका गेंस में इंक्लूड हो जाता है। और कहीं से आपको डिस्काउंट रिसीव हुआ, जैसे आप कोई प्रोडक्ट फिनिशिंग प्रोडक्ट बनाने के लिए रॉ मटेरियल परचेज़ करके लाते हो, आपको वो रॉ मटेरियल जो है डिस्काउंट पे मिल गया, मिलना था 100 रुपये का लेकिन दिया 80 रुपये का, 20% का डिस्काउंट है, तो वो आपके लिए गेन हो जाएगा। इंटरेस्ट मिल गया, एफडी पे हर महीने इंटरेस्ट नहीं मिलता, साल में एक बार ही मिलता है, तो आपको कहीं से भी कोई इंटरेस्ट मिला, इन्वेस्टमेंट भी मिल गया, तो वो आपके लिए गेन होगा, आपकी कैपिटल बढ़ रही है इसलिए वो गेन में आएगा। सेल्स के बाद जो पैसे मिलते हैं वो हमारी इनकम होती है, यूजुअली हमें पता होता है कि इसके बाद हमें सेल्स करने के बाद हमें पैसे मिलने हैं, तो वो हमारी इनकम में आता है। क्लियर? तो ये होता है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, यानी कि अकाउंट्स का वर्गीकरण, खातों का वर्गीकरण होता है। इससे हमें पता चलता है कि कौन सी चीज़ किस अकाउंट में आती है, और ये सारी चीज़ें जो है हमें जर्नल एंट्री पास करने में बहुत मदद करती हैं। ये टॉपिक यहीं ख़त्म होता है, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम आपसे गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग के। क्लियर? मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको टॉपिक समझ में आया होगा, और अगर आप और कुछ पूछना चाहते हैं तो मेरा कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, आप उसमें कुछ भी पूछ सकते हो, कोई भी डाउट हो। नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। टेक केयर।